अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 11। इसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ तक चीज़ें कवर कर ली थी वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। बीच में आप लोगों का एक क्विज़ हुआ है, उससे रिलेटेड मैं नॉर्मल डिस्कशन में आपसे बातें कर लूँगा। अच्छा, तो हमने जो लास्ट लेक्चर में जहाँ पे एंड किया था वो हमारे पास था दरसनवाल मीटर मूवमेंट्स। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर जो है हमने एंड किया था। और उसके अंदर क्या था कि जी हमारे पास एक इस तरह का मीटर होगा जिसके अंदर एक कॉइल है जिसमें से आपके पास करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, लेट्स से ये एग्जांपल है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो जितना ज़्यादा करंट आपके पास फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा आपके पास इस डायरेक्शन के अंदर टॉर्क आपके पास आएगी। और नॉर्मली जो है इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा है जो आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वो स्प्रिंग कोशिश कर रहा है कि ये ज़ीरो पे रहे, और जब करंट फ्लो करता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कोशिश करती है कि आपको ज़ीरो की बजाय 10 तक जो है वो इस साइड में मूव करे। तो इसके अंदर बैलेंसिंग एक्ट ये होता है आपके पास कि जब कोई भी जो है आपके पास करंट की वजह से जो है टॉर्क नहीं आ रही, तो सिर्फ़ और सिर्फ स्प्रिंग एक्शन आपके पास अवेलेबल है, तो वो यहाँ पे आपके पास इस जगह के ऊपर नीडल रहेगी। और जैसे जैसे ये आपके पास करंट बढ़ता जाता है, ठीक है, ये ज़ीरो था आपके पास और यहाँ पे ये टॉर्क बढ़ती जाएगी स्प्रिंग के मुकाबले में, तो लीनियरली आपके पास यहाँ पर से जो है स्केल ज़्यादा आती रहेगी। और ये जो 10 है ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, वहाँ पे लिखा हो, ये कोरस्पॉन्ड करेगा आई फुल स्केल को। ठीक है, कि फुल स्केल के केस के अंदर आपके पास कितना करंट जो है वो यहाँ से फ्लो करेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स आपके पास ये जो 10 मीटर है वो फुल स्केल से ज़्यादा की वैल्यू नहीं दे सकता, तो यहाँ तक इसके ऊपर ना लॉक एक तरह का ना लगा होता है कि जी यहाँ तक ही ये ऑपरेट कर सकता है। तो और यहाँ पे ये जो कोयल वगैरह लगी है जिसमें से करंट ने फ्लो करना है उसकी भी कोई ना कोई जो है रेजिस्टेंस होती है, तो उसको हमने यहाँ पे जो है 50 ओहम उस रेजिस्टेंस को कह दिया है। ठीक है, इसको हम आर एम कह सकते हैं। ठीक है, और जो करंट इसके अंदर से हमारे पास फ्लो करना है उसको हम आई एम कह देते हैं। ठीक है, कि जो मेजर्ड करंट हमारे पास है ये मूवमेंट करंट है, मीटर करंट है और मीटर रेजिस्टेंस आ गई आपके पास। ये मैं इस जगह से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये सारा कुछ हमारे पास हो गया, तो हमें पता चला कि जी ये एक डिवाइस इस तरह की है जो कि करंट मेजर कर सकती है। पर आम तौर पे जैसे मैंने अभी बताया कि फुल स्केल जो करंट है वो आपके पास बहुत कम है, 1 मिली एम्पेयर तक। तो ये इतना कोई ज़्यादा करंट है नहीं कि अब आपने अगर उससे ज़्यादा करंट मेजर करना हो, या आपने अगर करंट नहीं मेजर करना, वोल्टेज करनी है, रेजिस्टेंस करनी है, तो कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पढ़ाना आपको जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग लैब की सेटिंग के अंदर या सिमुलेशंस के अंदर अभी जो है वो मुख्तलिफ मीटर्स एक तरह के ना यूज़ करते हैं करंट को, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। तो वहाँ पे आपको जो है एक्चुअली पता होना चाहिए कि ये ऑपरेट किस तरह करते हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो ये फॉर एग्जांपल करंट को मेजर करने के लिए एम मीटर है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और ओहम मीटर जो है वो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपके पास होता है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जी इन चीज़ों को ना आमतौर पे कनेक्ट किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो अगर तो आपने जो है वोल्टेज को मेजर करना है किसी एलिमेंट के क्रॉस, लेट से हमारे पास एक ये नहीं लगा हुआ, सिर्फ और सिर्फ वोल्ट मीटर है, तो ऑफ कोर्स वोल्टेज आप जो है एलिमेंट के पैरेलल में मेजर करेंगे, क्योंकि वोल्टेज आपके पास किसी भी एलिमेंट के पैरेलल के अंदर ही आएगी। तो नोड आप जो रखेंगे, कॉमन नोड होगा, तो जो ये वोल्टेज है वही यहाँ पे मेजर की जाएगी। और अगर आपने करंट मेजर करना है तो डिवाइस को आप प्रेफर करेंगे कि ये हिस्सा नहीं लगा होगा, चाहें तो दोनों मेजर कर लें, पर आप सीरीज़ में लगाएंगे, क्योंकि करंट जब तक मीटर के अंदर से नहीं गुजरेगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि करंट है कितना। ठीक है, तो इन चीज़ों का तो आपको बेसिक जो है ये आइडिया होना चाहिए। अब हम ज़रा देखते हैं कि जी एक आध कोई एग्जांपल लेके कि किस तरीके से जो है ये मीटर किसी भी जगह के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेट से हमने वोल्टेज मेजर करनी है। ठीक है, तो हम मीटर को अपना जो है वहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब लेट से यहाँ पे आपके पास कोई एक यहाँ पे एलिमेंट है। ठीक है, किसी सर्किट के अंदर लगा हुआ है, वहाँ पे रेजिस्टेंस है,
सप्लाई लगी हुई है, ठीक है, सारा कुछ आपके पास ना उस एलिमेंट से रिलेटेड है। और उसके फिर आपने पैरेलल में ये जो दो नोड्स हैं यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया अपना मीटर, और आप चाह रहे हैं इस एलिमेंट के साथ जो पैरेलल में जो वोल्टेज है वो आपको मेजर करके ये बताए। तो अब जो आपने मीटर इससे बनाना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी की जाएगी कि जो नॉर्मल आपके पास 10 वॉल्ट मीटर है वो आपके पास यहाँ पे सीरीज़ में, ठीक है, कि ये जो मीटर के अंदर जो है एक एलिमेंट के साथ सीरीज़ में लगा होगा। तो अब ये जो मीटर है इसकी आपके पास रेजिस्टेंस आर एम है, ठीक है, 50 ओहम हो या जो भी इस तरह से है, और इसमें से करंट गुजरेगा आई एम, और ये करंट की बेसिस के ऊपर जो है आपके पास ये वैल्यू डिफरेंट जो है रेंजेस के अंदर देगा। और एडिशनली आप क्या करेंगे, एक मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस आर एन जो है साथ में लगा देंगे। ये आर एन आपने क्यों लगाना है, ये आपने इसलिए लगाना है कि आप जब पैरेलल के अंदर एक रजिस्टर लगा रहे हैं, आर एम अगर आपके पास है लेट से 50 ओहम है, तो होगा क्या कि जी इधर से सर्किट नॉर्मल जो चल रहा है उसमें से जितना करंट इधर से फ्लो करना था यहाँ पे केसीएल लगेगा और वो करंट डिवाइडर रूल एक तरह का लगेगा और काफ़ी ज़्यादा करंट जो है वो आपके पास इस डायरेक्शन से आ जाएगा। तो अगर आप वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं तो जो भी आपने डिवाइस लगानी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो सर्किट को इटसेल्फ चेंज ना करे। द एक्ट ऑफ मेजरमेंट शुड नॉट इटसेल्फ चेंज द मेजरमेंट, मतलब कि इसको जो है मेजर करने के जब आप ये लगाएंगे तो ऐसे ना हो कि जो मेजरमेंट जिस चीज़ की जा रही है वही चेंज हो जाए, ठीक है। रिज़ल्ट मतलब कि इसको दूसरे अल्फाज में कहते होते हैं कि ये नॉन इन्वेसिव किस्म का काम होना चाहिए कि आपके सर्किट के अंदर कोई और चीज़ को चेंज ना करे। तो उसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये आपके पास मीटर पैरेलल में लग रहा है तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होनी चाहिए ताकि यहाँ से जो ये करंट आ रहा है वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो, मतलब बहुत ही कम करंट आपके पास फ्लो करे और सर्किट नॉर्मल तरीके से ऑपरेट करता रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस पूरे के पूरे ये जो पैरेलल ब्रांच है इधर से लेके इधर तक जिसमें ये दो एलिमेंट सीरीज उस ब्रांच में लगे हुए हैं, इसके क्रॉस आपने क्या करना है कि अपने रेजिस्टेंस आप चाहते हैं कि बहुत हाई हो, पर आर एम की रेजिस्टेंस तो बहुत कम है 50 ओम। तो आप क्या करेंगे, साथ एक मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस आर एन लगा देंगे और ये आर एन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी ताकि आप जो है प्रॉपरली सर्किट के अंदर मेजरमेंट्स कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाएगा। और अगर आप कोई ऐसा वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन हो कि वोल्टेज 0 से 1 वोल्ट तक चेक करनी है, 0 से 10 तक, 0 से 100 तक, तो ये जो मल्टीप्लायर रजिस्टर है ये आप मल्टीपल लगा सकते हैं। तो हर एक क्या करेगा, ये रजिस्टर्स आपके पास एक्चुअली मेजरमेंट की रेंज भी चेंज कर देगा। ये हम आगे देखते हैं, ये थोड़ा वक्त से पहले ये चीज़ आ गई है, पर ये दो सर्किट इक्विवेलेंट है। इधर आप जो है खाली एक रेंज के ऊपर वोल्टेज चेक कर रहे हैं और यहाँ पे मल्टीपल रेंजेस के लिए चेक कर रहे हैं। अच्छा, तो अब एक्चुअल इसके अंदर ये आर एन कैसे आपने सेलेक्ट करना है और बाकी सारा ऑपरेशन किस तरह से होगा, वो चीज़ देखने के लिए हमें थोड़ा ना यहाँ पे इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, लीनियर सर्किट एनालिसिस। तो हम जब यहाँ पे देखते हैं कि जी ये प्लस वी हमने वोल्टेज इधर से मेजर करनी है, तो ये वोल्टेज किसके बराबर होगी, दिस वी इज़ इक्वल टू आई एम, जो वोल्टेज आप मेजर कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय आर एन प्लस आर एम, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना इन दोनों रेजिस्टेंसेस के बराबर होगा। अब आपने अगर जो है फुल स्केल के केस में, फुल स्केल का क्या मतलब है कि जब आपका जो मीटर है जो ये यहाँ से ये इधर ड्रा करने में थोड़ा सा मसला हो रहा है, जो मीटर है आपके पास वो इस तरीके से सुई उसकी जो है रोटेट कर रही थी, ठीक है। ये आपके पास ज़ीरो लेवल है और ये आपके पास 10 या फुल स्केल आपके पास लेवल है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं कि जी आप चेक करना चाहते हैं कि जी जब ये फुल स्केल के ऊपर होगा, मतलब जब करंट आपके पास आई फुल स्केल हो जाता है, उस केस में आपके पास जो है आई एम जो मेजर्ड करंट अगर फुल स्केल हो जाएगा तो जो वोल्टेज आप मेजर कर सकते हैं वो भी आपके पास फुल स्केल वोल्टेज होगी,
ठीक है, तो वैसे तो किसी भी रेंज के ऊपर आप एक्सट्रीम केस में देख रहे हैं जब नीडल यहाँ पे होगी, इस पॉइंट से यहाँ तक जो है उसको हम आई एम कहेंगे, जो कि आई एफ एस से कम होगी, और यहाँ पे मैक्सिमम फुल स्केल, मतलब जितना करंट इसको चाहिए था फुल स्केल पे पहुँचने के लिए उतना इधर से फ्लो करेगा। तो उस केस में ये हमारे पास रिलेशन हो जाएगा आई एफ एस टाइम्स आर एन प्लस आर एम। आर एन याद रखें मल्टीप्लायर है, आर एम आपके पास मीटर की इटसेल्फ जो रेजिस्टेंस है वो है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो ये आई एफ एस इसके अंदर यहाँ पर से डिवाइड कर लेते हैं। आर एम हमें पता है मीटर, जो ये डार्सन मीटर लगा था वो फिक्स है। तो आर एन की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास आ जाएगी वी फुल स्केल डिवाइडेड बाय आई फुल स्केल माइनस आर एम। ठीक है, तो अगर आपको जो है फुल स्केल करंट पता है, लेट से मैं कहता हूँ हमारे केस में फुल स्केल करंट जो है वो है 1 मिली एम्पेयर है, और हम चेक करना चाहते हैं इसको 1 वोल्ट के केस में। ठीक है जी, तो 1 वोल्ट फुल स्केल 0 से 1 वोल्ट तक चेक करना है। माइनस आर एम इसकी जो है वो 50 ओहम है। तो ये कितना हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आएगा जी ये 1 वोल्ट को 1 मिली से करें तो 1000 आ गया, माइनस 50। ठीक है जी, माइनस 50 इज़ इक्वल टू 950 ओहम। तो अगर आप इधर 950 ओहम का जो है एक रजिस्टर लगा देंगे तो ये प्रॉप्स के बीच में जो वोल्टेज होगी 0 से 1 वोल्ट तक करेगा। 1 वोल्ट से ज़्यादा के ऊपर जो है, क्योंकि ये फुल स्केल करंट की रेंज में आ गया, तो एडिशनल आपके पास जो ये रेंज के अंदर नीडल थी फुल स्केल से आगे मूव नहीं कर सकती, तो वो आपको पता नहीं चलेगा। ये 1 वोल्ट से ज़्यादा के ऊपर 1 वोल्ट ही वैल्यू देता रहेगा, आउट ऑफ रेंज आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, तो इसी तरीके से जो है आप जो है ना ये मल्टीपल केसेस में ये वाला सिनेरियो भी कर सकते हैं। अगर आपको 0 से 1 चाहिए, 0 से 10 और 0 से 100, तो आप उसके लिए ये रजिस्टर्स की वैल्यू इक्विवेलेंट यहाँ पे लगा सकते हैं, और जो मीटर के ऊपर जो रीडिंग्स होंगी, जैसे इधर ये 0 से 10 था तो वो एक्चुअली वोल्टेज जो है वो उसके हिसाब से आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो स्केलिंग फैक्टर आपके पास यहाँ से निकल आएगा इधर से करके। ठीक है, कि स्केलिंग फैक्टर के अंदर आपने क्या करना है कि जी जो भी उधर रीडिंग आ रही है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, आर एन प्लस आर एम से, तो ये वोल्टेज आपके पास निकल आएगी। अगर ये समझ नहीं आए मैं दोबारा बता देता हूँ कि वोल्टेज इज़ इक्वल टू जो मेजर्ड करंट होगा टाइम्स आर एन प्लस आर एम। लेट से ये 1000 ओहम आ रहा था आपके पास, ये तो एक दफ़ा जब बन गया तो पता है ना आपको। तो जो भी वो रीडिंग आई एम अगर 10 आता है, मतलब 10 आई एम अगर आता है आपके पास, लेट से 1.1 मिली एम्पेयर आता है मीटर के ऊपर, तो इसका मतलब है 0.1 टाइम्स 1000 इज़ इक्वल टू 0.1 वोल्ट आपके पास वोल्टेज है। तो ये आपको जो है डायरेक्ट एक लीनियर रिलेशनशिप वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं करंट मेजर करने के लिए। तो अब करंट का जैसे कि हमें पता है कि हमने जहाँ पे भी कोई एलिमेंट लगा होगा, हमने उस एलिमेंट के साथ सीरीज़ के अंदर जो है ना हमने अपना लेट से यहाँ पे कोई प्लस माइनस सप्लाई लगी हुई है और ये यहाँ से आ रहा है, तो आपने जो है इस लूप के अंदर लेट से करंट मेजर करना है। तो जो करंट यहाँ से फ़्लो कर रहा है, ठीक है, आई उसको कह लेते हैं, वो करंट आप तभी मेजर कर सकेंगे अगर जो आपकी डिवाइस है वो सीरीज़ के अंदर लगी होगी, मतलब जो पाथ है उसको ब्रेक करके करंट के पाथ के अंदर से वो लगा होगा कि जी यहाँ से जाके इन दोनों आगे कैसे लगे जो मर्जी हो, पर आपके पास जो करंट है वो उस डिवाइस के अक्रॉस जो है वो मूव करना चाहिए, जो एम मीटर है आपका। ठीक है, तो एम मीटर जो है वो आपके पास सीरीज़ में लगेगा सर्किट के, और एम मीटर की कंस्ट्रक्शन के अंदर जो दार्सन मीटर है वो पैरेलल में लगा होता है आर एन मल्टीप्लायर रजिस्टर के। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है ना ऑपोजिट आ गया दूसरे के मुकाबले में। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ना पैरेलल के अंदर लगा होगा, और
आपने फिर फर्दर क्या करना है कि अगर आप मल्टीपल रेंजेस में करंट मेजर करना चाहते हैं तो आप जो है मल्टीपल इधर रजिस्टर पैरेलल के अंदर लगा देंगे, उससे आप डिफरेंट रेंजेस को कर सकेंगे। अच्छा, अब चीज़ क्या है कि अगर आप सीरीज़ में ये पूरा एलिमेंट लगा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि ये अब मैंने मिटा दिया था, ये आपके पास जो भी डब्बे शब्बे इधर एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ये आ गया प्लस माइनस है इस तरह करके। तो अगर ये सीरीज़ में लगा है तो आप चाहते हैं कि जी इस पूरी जगह से देखने पे इन दो नोड्स के बीच में जो रेजिस्टेंस आपको नज़र आए वो रेजिस्टेंस आपके पास होनी चाहिए बहुत ही कम। इसकी क्या वजह है? रेजिस्टेंस कम इसलिए होनी चाहिए ताकि सर्किट में लगने की वजह से जो करंट इधर से फ़्लो होना है वो कहीं करंट आपका ये एलिमेंट एम मीटर लगाने की वजह से कम ना हो जाए। अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ये तो लोडिंग करेगा और आपके पास जो है करंट इटसेल्फ रिड्यूस कर देगा। तो जो भी इस तरह की मेजरमेंट डिवाइस हो उसको नॉन इन्वेसिव होना चाहिए, जिसका मतलब है इधर से देखने पे रेजिस्टेंस बहुत कम नज़र आनी चाहिए। तो एम मीटर की लेट से ये 50 ओहम थी तो आप पैरेलल में कोई आर एन इस तरह का एलिमेंट लगा के जिसकी रेजिस्टेंस और भी बहुत ज़्यादा कम हो होपफुली, तो आप क्या करेंगे कि पैरेलल रेजिस्टेंस को बहुत कम करेंगे ताकि जितना भी करंट इधर से आ रहा है वो सारा इजीली फ्लो करता रहे और आप जो है सर्किट को जो है वो चेंज ना करें। अच्छा जी, तो इस केस में हमारे पास अब रिलेशन कैसे आता है, सिंपल यहाँ पे देखते हैं। तो हमने आई एम जो है, क्योंकि ये है मीटर जिसने करना है, तो आई एम अगर हमने एवेल्यूएट करना है, ठीक है, और ये आई वो करंट है जिसको मेजर आपने करना था और ये वो है जो कि मीटर की तरफ को जा रहा है, और एन आई एन जो है वो करंट है जो कि आपके पास मल्टीप्लायर रेजिस्टर में से गुजर रहा है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे वोल्टेज करंट डिवाइडर। तो करंट डिवाइडर हमें क्या करता है कि जी इस केस में आपके पास हो जाएगा करंट आ जाएगा आर एन ओवर आर एन प्लस आर एम, ठीक है जी, टाइम्स आई। ये आई फुल स्केल लिखा है उसको छोड़ के आई के बराबर हो गया जनरल केस के अंदर जो आप मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी आर एन की वैल्यू आपके पास जो है ज़्यादा होगी तो उतना ही ज़्यादा आपके पास करंट इधर से गुजरा होगा। पर लेट से आपने करंट अब आई फुल स्केल जो है आपके पास, लेट से फुल स्केल के केस में आप देखते हैं जो यहाँ पर से करंट आ रहा है अगर वो फुल स्केल के बराबर हो जाए, इसको ऐसे रख लेते हैं। हाँ जी, तो आपके पास क्या है कि जो करंट आ रहा है ना वो इस हिसाब से आपके पास मीटर में से गुजरना है। तो अब आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि मल्टीपल रेंजेस के ऊपर करंट को मेजर कर सके। अब आम तौर पे ये जो आई मीटर है इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है आई फुल स्केल के बराबर, और वो फुल स्केल है 1 मिली एम्पेयर। पर लेट से आप 1 एम्पेयर मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, इसकी रेंज को 1 एम्पेयर तक रखना चाहते हैं। लेट से यहाँ पे जो आपके पास जो मेजर करना है वो आपने रखना है 1 एम्पेयर, ठीक है, और यहाँ पे जो आप के पास मीटर के ऊपर आना चाह रहा है वो आप कहते हैं कि जी उस केस में आपके पास आ जाए फुल स्केल वैल्यू जो कि है 1 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आर एम की वैल्यू आपको पता है वो 50 ओहम है, आप आर एन यहाँ से निकाल लेंगे। वही चीज़ जो है यहाँ पे ऊपर की हुई है और ये रिलेशन के थ्रू आर एन को वैल्यूएट किया गया है, ठीक है। आई एम हमारे पास जो है वो मेजरमेंट के हिसाब से लेट से हम कहते हैं कि जी ये 1 मिली एम्पेयर है, ठीक है, और जो आप एक्चुअल मेजर करना चाहते हैं फुल स्केल रेंज के हिसाब से वो आपके पास जो है 1 एम्पेयर है। तो ये क्या हो जाएगा जी 1 एम्पेयर माइनस 1 मिली एम्पेयर और इस तरह करके। तो आर एन की वैल्यू आपके पास पता चलेगा कि जी अगर ये 50 ओहम था तो ये जो है आपको 0.5 ओहम या इस तरह करके कोई ना कोई वैल्यू इधर प्लेस करनी पड़ेगी। ये 50 जो है मिली ओहम आपको प्लेस करनी पड़ेगी, तो उसके बाद वो उस रेंज तक जो है ऑपरेट करेगा।
अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ना एक दूसरी चीज़ जैसे कि यहाँ पे बताई गई है कि जैसे आपको पता है कि जी एम मीटर को सीरीज़ में लगाना है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना है। तो अगर आप जो है बाय मिस्टेक सर्किट के अंदर जो एलिमेंट आपने लगाया हुआ है और वोल्ट मीटर को आप सीरीज़ में लगा देते हैं, ठीक है, या फिर जो है एम मीटर को जो है एम्पेयर मीटर को जो है आप पैरेलल में लगाते हैं, तो इनमें से जो है आपके पास सही मेजरमेंट नहीं आनी। और दूसरे केस में अगर आपने एम मीटर को यहाँ पे लगाते हैं तो जो सर्किट के अंदर से सारा करंट था, लेट से इसकी एम मीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो सारा का सारा करंट जो है वो एम मीटर में से गुजर जाएगा और एम मीटर आपका जो है वो धुआं दे के जो है वो ख़राब हो जाएगा और उड़ जाएगा। इसीलिए जो है ना कि स्टार्ट के अंदर जब एक्सपेरिमेंट्स या लैब सेशंस या बाकी चीज़ें हों, तो वहाँ पे जो है अगर आप टीचर से या लैब इंस्ट्रक्टर से पूछे बगैर इस तरीके से जो है ये कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो है लैब इंस्ट्रक्टर के जो है या टीचर के इस तरह के एक्सप्रेशंस आएंगे गुस्से वाले कि क्योंकि आप इक्विपमेंट बेसिकली डैमेज कर रहे हैं अपनी जो है केयरलेसनेस की वजह से। तो इसीलिए आपको अक्सर कहा जाता है कि जी आप ये ना करें, अगर आपने कनेक्ट करना है तो टीचर पास आएगा, पूछेगा आपसे कि जी बताएं कैसे करना है और आपको वहाँ पे गाइड करेगा। तो ये एक जो चीज़ है ना, मतलब आपको इसका आइडिया होना चाहिए। अच्छा, दोबारा हम टॉपिक पे आते हैं। तो हमने जो अब तीसरा जो एलिमेंट था, हमने करंट और वोल्टेज मेजर कर लिया, अब थी रेजिस्टेंस मेजरमेंट। तो रेजिस्टेंस मेजर करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप एक एम मीटर को सीरीज़ में लगाएं ताकि करंट मेजर कर ले, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है तो ये कोई लोडिंग अफेक्ट नहीं करेगा। वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाएं, इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो करंट इसी तरह गुजरता रहेगा, सर्किट के अंदर कोई इन्वेसिवनेस या कुछ चेंज नहीं करेगा और आपके पास जो है पूरा का पूरा जो सर्किट ऑपरेट करता रहेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे एम मीटर इटसेल्फ थोड़ी सी इन्वेसिवनेस है कि आपको तारें तोड़ के जो है बीच में एम मीटर कनेक्ट करना पड़ रहा है, जबकि वोल्ट मीटर इतना इन्वेसिव नहीं है कि आपने जो है सिंपली उसको पैरेलल में लगा दिया। अच्छा, और इस केस में क्या कर सकते हैं, आपने करंट मेजर किया, वोल्टेज मेजर किए, डिवाइड किया उनको, तो रेजिस्टेंस आपको आइडिया हो गया कि ये कितने वैल्यू का रेजिस्टर लगा हुआ है, क्योंकि ओहम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज और करंट जो है वो रेजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस रेजिस्टेंस के बराबर है। दूसरा तरीका क्या है कि हम जो है अपने दासनवाल एक ही मीटर को यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जी दासनवाल मीटर हमारे पास सीरीज़ में लगा होगा एक बैटरी सोर्स के, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर एक पैसिव एलिमेंट है। अगर आप इस तरह उसको सर्किट में नहीं कनेक्ट करेंगे जहाँ पे कोई एक्साइटेशन सोर्स हो, तो वोल्टेज और करंट उसके क्रॉस नहीं आएगा, और अगर वोल्टेज और करंट उसके क्रॉस डेवलप नहीं होंगे आप मेजर नहीं कर सकते। पर ये जो डायरेक्ट मेथड में मेजरमेंट का मेथड है, ये क्या करता है कि इसके अंदर इटसेल्फ ओहम मीटर के अंदर एक बैटरी सप्लाई होगी जो कि करंट प्रोवाइड कर रही होगी। तो आप क्या कर रहे होंगे कि आपने देखना है कि जी कितनी वोल्टेज या कितना करंट जो है वो इसके क्रॉस डेवलप हो रहा है। वोल्टेज आपको पता है कितनी आप अप्लाई कर रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स की रेजिस्टेंस आपको पता है, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप जो है बता देंगे कि रेजिस्टेंस कितनी है। ठीक है, इसमें क्या होगा आपके पास कि जी अगर हम यहाँ पे लगा दें केवीएल अप्लाई करें, लेट्स से चलें इस डायरेक्शन के अंदर केवीएल हम अप्लाई करें, तो हमारे पास आएगा जी कि माइनस ई प्लस आई एम, और ये तीनों रजिस्टर सीरीज़ के अंदर हैं, तो हम इसको यूं ही लिख सकते हैं आर प्लस आर एम प्लस आर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पर से ई अगली साइड पे ले जाएं तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पर से हमें जो है आर की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, आर एम की वैल्यू पता है, आर एक्स हमें नहीं पता। और जो मेजर्ड करंट है वो तो हमें दासनवाल मीटर बता देगा कि फुल स्केल रेंज के अंदर कहाँ पे आ रहा है। तो इसके हिसाब से आर एक्स को निकालें तो आई एम से ई को डिवाइड किया, माइनस आर प्लस आर एम। अब ये आर आपने इस तरह से डिज़ाइन करना है कि जो मेजर्ड आपके पास रजिस्टर है उसके हिसाब से ही यहाँ पे आए। तो ये हम कर सकते हैं, हमें लेट से बैटरी का पता है, मेजर्ड करंट का पता है, तो हम ऊपर सॉल्व कर लेंगे।
The resistance R is selected such that the meter gives a full scale deflection, that is IM is equal to full scale. ठीक है, आपके पास जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन आएगी, ये ज़ीरो पे है, ये फुल स्केल है आपके पास। ठीक है, ये नीडल आपके पास लगी हुई है, वो फुल स्केल आपको जो है डिफ्लेक्शन दे रही है, ये ऐसे है और ये ऐसे। जब आपके पास जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू आर एक्स ज़ीरो है, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी करंट आपके पास कम होता रहेगा, मेजर्ड करंट, और ये ज़ीरो की तरफ मूव करेगा, और ज़ीरो के केस में मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपके पास होगी, और ये सब कुछ जो है लीनियरली आपके पास होना है। तो अगर आर एक्स की वैल्यू ज़ीरो के ऊपर आई एफ एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे हम ये प्लेस कर देंगे, इसको ज़ीरो प्लेस करेंगे इधर फुल स्केल, तो हमारे पास ई इज़ इक्वल टू आर प्लस आर मेजरमेंट आई फुल स्केल आ गया। और इसी चीज़ को जो है ये ई की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है, और थोड़ा हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है, आर एक्स इज़ इक्वल टू आई फुल स्केल। ठीक है, फुल स्केल के केस में कितना करंट होना चाहिए, लेट से 1 मिली एम्पेयर है। आई मेजर्ड, वो कितना किया आपने, लेट से 0.1 मिली एम्पेयर आपने मेजर किया है। ये रेंज जो है ये इसके मुकाबले में 0.1 यहाँ पे सुई आई हुई थी आपके पास, तो आपने इसको जो है फुल स्केल 1 था डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये आपके पास क्या हो गया, 10 माइनस 1 9, और लेट से ये आपके पास रजिस्टर्स उसी तरीके से थे, ये 950 है और ये उसका है, तो ये 100 आ गया, 1000 सॉरी। तो आपको पता चला कि जी जो रजिस्टर है वो 9 किलो ओहम है, और अगर ये दोनों जो हैं बराबर हो जाएंगे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारे पास फुल स्केल किस पे आएगी, फुल स्केल रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी 1 मिली एम्पेयर इंटू ये चीज़ 1 मिली एम्पेयर टाइम्स, अच्छा यहाँ पे हमने बैटरी का भी वैसे जो है वो एलिमेंट की नहीं वैल्यू प्रिडिक्ट की थी, पर यहाँ पर से आप जो है ना बाकी एलिमेंट्स को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 9 किलो ओहम तक का एक आ गया, बाकी जो एग्जांपल्स होंगी वो वेल डिफाइंड होंगी, मैं इधर अपनी तरफ से अभी बना के डाल रहा था तो कुछ पैरामीटर्स उसमें ना अननोन थे। अच्छा, प्रैक्टिकली क्या होता है कि आपके पास अब दासनवाल मीटर या उस तरह के डिजिटल मीटर्स नहीं यूज़ हो रहे होते, बल्कि आप जो एक्चुअल यूज़ करते हैं वो आपके पास हैं डिजिटल मल्टीमीटर। जैसे कि ये एक एग्जांपल है सिंपल डिजिटल मल्टीमीटर का, फ्लूक कंपनी नहीं तो और किसी कंपनी का आप लोग यूज़ करते हैं आमतौर पे, यूनिट 5 वगैरह का है, कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ के ज़्यादातर इधर मिलते हैं, ये फ्लूक वालों का थोड़ा महंगा है। अच्छा, तो ये हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इधर भी आप देखें तो जी ये वाला हिस्सा हमें कॉमन बताया गया है, ये वाला हिस्सा हमें बताया गया है कि जी वोल्टेज और ओहम को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो मतलब कि प्रॉब्स को इधर और इधर कनेक्ट करके, तो जो रेड वाला हिस्सा है और जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो आप किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस लगाएंगे तो आपको उसके अक्रॉस जो है ना वोल्टेज पता चल जाएगी। या अगर कोई रजिस्टर है, याद रखें कि ये रजिस्टर को मेजर करते वक्त बेहतर होता है कि वो सर्किट में ना लगा हो। अगर सर्किट में लगे हुए एलिमेंट की रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो सीरीज़ पैरेलल में बाकी चीज़ों की भी रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो रजिस्टर हमेशा सर्किट से जो है ना उसको निकाल के फिर आपने चेक करना है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जी अगर आपने लेकिन करंट मेजर करना है तो आपको ये वाले की बजाय यहाँ पे अपनी रेड वाला हिस्सा जो है वो कनेक्ट करना होगा, और उसके बाद क्या होगा कि जी आपने सर्किट के अंदर अगर चेक करना है, ये आपके पास लेट से एलिमेंट लगा हुआ है, तो ये इस तरीके से लगा के आपको ये वाला हिस्सा नहीं होगा, आप सीरीज़ के अंदर चेक करेंगे तो जो ये वाला होता है ना 10 एम्पेयर या जितनी भी करंट की रेंज के अंदर ये मेजर करता है, तो वो आमतौर पे फ्यूज़ एक बीच में लगा होता है कि बाय मिस्टेक अगर आप लोग जो हैं किसी ऐसे सर्किट में सीरीज़ की बजाय पैरेलल में लगा देंगे, लेट से ये एक एलिमेंट है और आप क्या करते हैं किसी करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में लगाएंगे, तो वोल्टेज सोर्स तो इस तरह से डिज़ाइंड होता है कि जितना मर्ज़ी करंट
उससे डिमांड किया जाए वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ कि बाय मिस्टेक आपने क्या कर दिया कि जी इसको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। अब पैरेलल में आपने कनेक्ट किया तो ये तो एलिमेंट, इसकी तो रेजिस्टेंस इतनी कम थी, ठीक है, मिली ओहम्स के अंदर थी, कि जितना भी करंट इधर से आना है वो सारा का सारा करंट इधर से फ्लो करेगा, और ये एलिमेंट तो ऐसे होगा जैसे लगा ही नहीं है। उस केस में अब वोल्टेज सोर्स जितनी मर्जी वैल्यू का हो, लेट्स से ये 5 वोल्ट है, और आपने जो यहाँ पे लगाया है इसकी रेजिस्टेंस आपके पास है 5 मिली ओहम है, तो करंट कितना फ्लो करेगा? करंट होगा 5/5 मिली ओहम इज़ इक्वल टू, ये आपके पास 1 किलो एम्पेयर। अब 1 किलो एम्पेयर तो बहुत ज़्यादा करंट है, ये आपके पास जो है सप्लाई भी ख़राब हो जाएगी, ये भी ख़राब हो जाएगा, सब कुछ जो है ना, मतलब कि ये शॉर्ट सर्किट करने से डैमेज हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए क्या किया होता है कि इधर ना अगली तरफ मेजरमेंट के दौरान ना बीच में एक अदद फ्यूज़ लगा होता है, एक एलिमेंट, उसका सिंबल नहीं मुझे अभी ये सही। तो जो फ्यूज़ होता है वो क्या करता है कि जी जैसे ही 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट होगा ना तो वो फ्यूज़ डैमेज उड़ जाएगा, ठीक है, उसके अंदर फिलामेंट एक होती है मेल्ट हो जाएगी, और आपके पास जो है ना अब ये वाला हिस्सा काम ही नहीं कर रहा होगा। तो हमारे पास लैब के अंदर जितने भी मल्टीमीटर हैं माशाल्लाह से ज़्यादातर के केस के अंदर जो है ना हर सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं उसके फ्यूज़ उड़ाते हैं सारे। ठीक है, एक तरह से चलो बात है कि एटलीस्ट आपने प्रैक्टिकली करके देखा कि जी कोई मसला है कि नहीं है, पर दूसरी तरफ है कि फिर वो हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना वो मीटर्स के फ्यूज़ करने पड़ते हैं, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने की वजह से थोड़ा टाइम लगता है एक्विजिशन में, और उसकी वजह से फिर एक्सपेरिमेंट्स और चीज़ें जो है ना डिस्टर्ब होती हैं। तो इसीलिए जो है थ्योरी के अंदर होपफुली आगे आपका जो है ऑन कैंपस जब लैब्स हों, अगर जो है सिचुएशन बेहतर हो जाती है, तो आपको ये पूरा बताने का मकसद ये है कि इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। एम मीटर को जो है सीरीज़ के अंदर लगाना है, ठीक है, सर्किट के अंदर, और जो वोल्ट मीटर है उसको पैरेलल के अंदर आपने लगाना है, ताकि जो टीचर के इस तरह के एक्सप्रेशन ना आए जब आप बगैर इजाज़त के जो है इनको यूज़ करें। अच्छा जी, अब हम ज़रा आ जाते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। तो एग्जाम्पल के केस के अंदर हमारे पास जो है ना वोल्ट मीटर के साथ एक सेटअप इस तरह का बना हुआ है फिगर के अंदर, और हमें कहा गया है कि जी 0 से 1 वोल्ट की रेंज के अंदर जो है ना हमने इसको कनेक्ट किया है, ये 0 से 5 वोल्ट है, 0 से, अच्छा ये इसको 5 वोल्ट कह देते हैं, ये फिगर दूसरी है पर उसने लिखा जी ये एक 0 से कोई 50 वोल्ट है, और एक और जो है वो हमारे पास 0 से लेके 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट। ठीक है, इन तमाम रेंजेस के अंदर करना है, और उसने कहा है कि जी आप ना बताएं सारी की सारी वैल्यूज़ क्या उसकी आती हैं। ठीक है, और उसने क्या कहा है कि जी हमारे पास आई फुल स्केल जो है वो हमारे पास बराबर है 100 माइक्रो एम्पेयर के, और आर एम जो है हमारे पास जो मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो 2 किलो ओहम है। ठीक है जी, तो अब हमने निकालना है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो फुल स्केल वोल्टेजेस हैं उसके केस में हमारे पास क्या रजिस्टर्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने पहले वैसे पढ़ा था लेकिन अभी भी दोबारा कर लेते हैं कि जी जो वोल्टेज हमारे पास आएगी वो हमारे पास होगी आई मेजर्ड टाइम्स R1 प्लस RM। ठीक है, पर R1 के केस में अगर हम मैक्सिमम के केस में देखें तो करंट हमारे पास जिस वैल्यू पे फुल स्केल होगा उस वैल्यू के ऊपर फुल स्केल हमारे पास वोल्टेज आएगी, और फुल स्केल वोल्टेज हमारे पास कितनी है? 1 वोल्ट। 1 इज़ इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पेयर टाइम्स R1 जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस 2 किलो ओहम। ठीक है, तो इधर से R1 आपने निकालना है, तो वो क्या करेंगे कि जी 1 वोल्ट को 100 माइक्रो एम्पेयर से डिवाइड किया और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने 2 किलो ओहम। तो ये सारा करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलता है कि जी इसकी वैल्यू 8 किलो ओहम
R1 8 किलो ओहम का लगाएंगे तो 1 वोल्ट के साथ आपके पास रेंज बन जाएगी। इसी तरह जब 0 से 5 है तो उस केस में आपने क्या करना है, वही रिलेशन आप लिख लेंगे ना। तो 5 बाय आई फुल स्केल माइनस 2K, इस केस में आपके पास 48 किलो ओहम आ गया। जब आपने 50 करना है, 50 से डिवाइड करके निकाला तो 498 किलो ओहम आ गया। जब 100 करना है तो 100 से डिवाइड करके आपने निकाला तो 998 किलो ओहम। ठीक है, तो आपके पास इन रेंजेस के अंदर रेजिस्टेंसेस को चेंज करेंगे तो डिफरेंट आउटपुट वोल्टेज की रेंज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नोट दैट द रेशियो ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस आर एन प्लस आर एम टू द फुल स्केल वोल्टेज वी एफ एस इज कॉन्स्टेंट and equal to 1 over Fs for the four ranges. This ratio given in ohms per volt is known as the sensitivity of the voltmeter. The larger the sensitivity, the better the voltmeter. ठीक है, तो ये आपके पास है कि जी फुल स्केल करंट के हिसाब से जो है ना, ओहम पर वोल्ट के हिसाब से आपके पास कितनी जी सेंसिटिविटी है। तो ये भी पूछा जा सकता है, या एटलीस्ट डेफिनेशन दे के पूछा जा सकता है कि जी आप एवेल्यूएट करें। अच्छा जी, वोल्ट मीटर का हमने देख लिया। अब एक प्रॉब्लम फिर हम जो है इसकी भी देख लेते हैं करंट मीटर के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने क्या करना था, इधर हमारे पास है 0 से 1 एम्पेयर है और आर एम हमारे पास है 50 ओहम। तो एक केस के लिए हम इक्वेशन निकालते हैं, उसमें बाकियों के लिए प्लेस कर देंगे। तो इधर हमने क्या करना है कि जी आई हमारे पास इधर से आ रहा है और ये आई एम है। तो रिलेशन अगर हम निकालें तो आई एम हमारे पास बराबर होगा मेजर्ड करंट इज़ इक्वल टू, पहले केस में R1 ओवर R1 प्लस RM टाइम्स आई। ठीक है, तो अब हमने जो है 0 से 1 एम्पेयर की रेंज के ऊपर करना है अगर, तो ये करंट जो है ये हमारे पास हो जाएगा लेट से 1 एम्पेयर। तो उस केस में ये हमारे पास जो है यहाँ पे जो है मेजर्ड का फुल स्केल 1 मिली एम्पेयर था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 मिली एम्पेयर और ये हमारे पास रेशोज़ यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, इसको R1 को अगर अगली साइड के ऊपर हम लेके जाएं नीचे तो ये बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस RM ओवर R1। ये इस तरफ ले आए, ये अगली तरफ ले जाएं तो जी 1 प्लस RM ओवर R1 इज़ इक्वल टू 1 ओवर ये। अच्छा, यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ आई जितना हमारे पास इधर डिमांड किया गया होगा डिवाइडेड बाय 1 मिली एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर हो गया और फिर हमारे पास इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -1 हो गया। ठीक है जी, आई -1 ओवर आई मिली एम्पेयर और यहाँ पर से R1 निकालना है तो दोबारा से हमें फिर एक और इन्वर्जन करनी पड़ेगी। R1 इज़ इक्वल टू RM टाइम्स, इसको कॉमन ले लेते हैं तो आई -1 मिली एम्पेयर था, पर यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं 1 मिली एम्पेयर ओवर आई -1 मिली एम्पेयर। और RM जो हमारे पास है मेजर्ड, उसकी वैल्यू हमें पता है, ये मीटर की जो है ये हमारे पास है 50 ओहम। 50 ओहम और ये हमारे पास इस तरीके से करके आगे आई ओवर आई -1 आ रहा है। तो इसको ज़रा हम जो है अब कैलकुलेटर वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं। पहले केस में 1 है तो 1 -1 मिली एम्पेयर, ये हम ना ज़रा कैलकुलेटर के साथ करते।
अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 1 मिली एम्पेयर ओवर 1 - 1 मिली एम्पेयर। तो इसको हम कर लेते हैं 1 to the power of -3 मिली एम्पेयर आ गया। ठीक है जी। तो फिर मैं आगे क्या करता हूँ, आंसर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आंसर, ये चीज़ आ गई, ये फैक्टर आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जी 50 से, तो आंसर आ गया हमारे पास तकरीबन 50 मिली ओहम। जब दूसरे केस में हमने जाना है जहाँ पे हमारे पास 100 मिली एम्पेयर है, तो वहाँ पे क्या होगा, 100 मिली एम्पेयर के केस में हम ऐसे करते हैं, मिली एम्पेयर का यूनिट कैंसिल करके हम लिख सकते हैं 1/100 - 1, ये आ गया, मल्टीप्लाई किया इसको 50 से, तो ये 505 मिली ओहम आ गया। और थर्ड केस में हमने 10 मिली ओहम तक लेना है, तो 1/10 - 1, ठीक है जी, ये चीज़ आ गई हमारे पास, और मल्टीप्लाई इसको किया 50 से, तो ये आ गया हमारे पास 5.5 ओहम, 556। ठीक है, तो वो लास्ट केस के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई। तो इस तरीके से जो है हम इस केस में ना तमाम जो है रेजिस्टेंसेस को एवेल्यूएट इसमें से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ये जो पिछला एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक लीनियर सर्किट लॉज और कुछ प्रॉब्लम्स था, ये हमने कर लिया, और हमने सीख लिया किस तरीके से वोल्ट मीटर और करंट मीटर और ओहम मीटर जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो अभी हम जो है अगला टॉपिक जो है वो साथ ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो अभी जो हमारा जो है नया लेक्चर जो अभी हम बिगिन कर रहे हैं, तो वो हमारे पास है ELE 303 लीनियर सर्किट एनालिसिस का नोडल एनालिसिस विद करंट सोर्सेज, और कुछ प्रॉब्लम्स हम उसकी करेंगे। तो अभी जो है हमने ये हमारा CLO1 का सेक्शन नंबर 6 है, नोडल एनालिसिस विद करंट सोर्सेज, और ये हमने बुक का चैप्टर नंबर 3 अब जो है वो बिगिन कर दिया है। ठीक है, तो हम एडवांस कर गए हैं थर्ड चैप्टर की तरफ, और जो बेसिक लॉज और लॉज को जो है हमने वो पढ़ लिया हुआ है। तो अब उन लॉज को अप्लाई करके हम एनालिसिस का एक सिस्टमेटिक तरीक़ाकार निकालेंगे जिनसे हम सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर यही एक चीज़ आती है, तो यहाँ पे ना यही चीज़ एक आती है कि जी हमने जो है, एंड दैट इज़ हाउ आपको सारा बता दिया कि जी KCL KVL कैसे आता है। आपने कहा अच्छा जी ठीक है, समझ आ गई है। तो जैसे ही आपको भी समझ आई है, तो वहीं पे हम जो है मूव कर गए आगे की तरफ। तो इसके ऊपर जो है इतना जो है परेशान होने वाली बात नहीं है। हालांकि ये थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल लगे कि जी पिछली चीज़ें हमने कर ली, वहाँ पे मसले सारे हल हो रहे थे, तो क्यों हम एक और मेथड या एनालिसिस की तरफ आ रहे हैं, कि उनमें क्या कमी थी पिछले मेथड्स में, या वो कहीं अगर अप्लाई नहीं हो सकते थे, हम क्यों इस नई जो है मुसीबत के अंदर फंसने लगे हैं। तो चीज़ हमारे पास क्या है कि जी ये बेसिक जो लॉज थे, ओहम्स लॉ और किरशॉफ्स लॉ जो है ना, उनको हम अप्लाई कर लेते हैं, बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं सब कुछ। लेकिन है कि जब हमने सिस्टमेटिकली किसी जगह को, अब वहाँ पे है कि कहीं पे भी आप KCL लगा दें, कहीं पे भी KVL लगा दें, और उसमें आप आमतौर पे फंस सकते हैं कि जी आपने गलत जगहों पे लगा रहे हैं, या एक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आपके पास हमेशा आता। ठीक है, बाज़ात आप कुछ जगहों पे KCL या KVL लगा रहे होंगे और कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं आपके पास आता। तो यहाँ पे जो है नोडल एनालिसिस और जो मैश एनालिसिस या लूप एनालिसिस आगे होगा, वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है एक सिस्टमेटिक तरीका बताया जाएगा कैसे आपने इनको अप्लाई करना है। ठीक है, ताकि आप प्रॉब्लम को कम से कम टाइम के अंदर सॉल्व कर सकें। अच्छा, अब द टू टेक्निक्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट दिस चैप्टर शुड बी रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द बुक। पूरे बुक जो है आपकी, और जो सारा कुछ बाकी करवाया जा रहा है ना, आपने KCL KVL कर लिया, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो अभी आपकी जो है ये शुरू हो रही है। अच्छा, टू टेक्निक्स जो है ना यहाँ पे आपके पास हैं, जो उस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर 3 में बताई जा रही हैं, जिनके साथ लीनियर सर्किट्स को एनालाइज किया जा सकता है, और आप उनको एनालाइज करते हैं अ सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। आप उस मेथड को इस्तेमाल करके साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाते हैं, और फिर उनको सॉल्व करते हैं, जो भी मेथड आपके पास हो। अब जिन मेथड से सॉल्व करना होता है वो आप जो है क्रैमर्स रूल, लीनियर अलजेब्रा का मैट्रिसेस बना के वो कर सकते हैं। ठीक है,
और आपके पास जो है और भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि मैटलैब के साथ किया जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ किया जा सकता है। मैं आपको इधर जो है कैलकुलेटर के ऊपर बताऊंगा, बुक में डायरेक्टली उस तरह से नहीं है कि कैलकुलेटर के ऊपर कैसे आप उसको एज अ मैट्रिक्स जो है सॉल्व कर सकते हैं। जो कि इतना सिंपल एज सच वो भी नहीं है, कि उसमें भी आपकी मिस्टेक जो है हो सकती है। बहुत केयरफुली अगर आपने इक्वेशंस बनाई हो तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं। अच्छा जी, अब ये काफ़ी थ्योरी चल रही है नोडल एनालिसिस का, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं। नोडल एनालिसिस हमें जो है जनरल एक रास्ता बताता है किस तरीके से हम एक सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नोड्स। ठीक है, हम क्या करते हैं कि उसमें करंट्स या बाकी सारे एलिमेंट्स को ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ नोड्स को रखते हैं और तमाम करंट्स को नोड्स की फॉर्म में लिखते हैं। मसलन आपके पास ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये कहीं पे जो है ना दो तीन इस तरीके से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अब आप क्या करते हैं कि हम बजाय इसके कि हम सॉल्व करें और कहें कि जी इधर से हमारे पास इतना करंट है, इधर से इतना करंट है, हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे जी इसमें दो नोड्स हैं, इन दोनों नोड्स के ऊपर कोई ना कोई वोल्टेज होगी। हालांकि हमें पता है, खैर नोड पे वोल्टेज आ भी जाती है लेकिन एक्चुअल एलिमेंट्स के क्रॉस होती है। तो हम लेकिन एलिमेंट्स के क्रॉस करने की बजाय हम कहेंगे कि जी नोड्स के ऊपर ये वोल्टेज है और ये एक नोड हमारे पास रेफरेंस नोड है जिसको ग्राउंड हम कह देंगे। किसी भी एक को आप ग्राउंड कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी को चाहें V1 लेबल कर दें, जिसको चाहें V2 लेबल कर दें। और फिर हम कहेंगे कि जी इधर से जो है लेट से जो करंट आपके पास मूव कर रहा है, लेट से किसी भी एक डायरेक्शन की तरफ को आप देख लें, तो हम कहेंगे कि जी ये प्लस माइनस है, नहीं बल्कि ये प्लस कर लेते हैं हम, ये माइनस है, ये हमारे पास प्लस है, ये माइनस है, ये हमारे पास प्लस है और ये माइनस है। तो इसके हिसाब से ये वैसे माइनस ऑफ V1 एक्चुअली बनता है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जी इनको लेबल सारा कुछ कर लेते हैं और फिर हमारे पास क्या होगा कि जी इधर से करंट कितना मूव कर रहा है। तो हम बजाय इसके कि इसको I1 या कुछ लिखेंगे, हम कहेंगे जी ज़ीरो माइनस माइनस V1 डिवाइडेड बाय लेट से R1 है ये। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जी ये V1 ओवर और आपके पास, बल्कि यहाँ पे मैंने मिस्टेक जो की है वो ये कि कोई एक्साइटेशन सोर्स प्रॉपरली नहीं बताया, इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, इससे काफ़ी सारे मसले जो हैं हल होते हैं। ये हमारे पास करंट सोर्स I लगा हुआ है, तो हम ये इस नोड को V1 लेबल किया, इस नोड को V2 किया। अब ये हमारे पास करंट I आ रहा है, अब इस V1 से V2 के बीच में क्या करंट आ रहा होगा, तो उसको हम लिख देंगे जी V1 माइनस V2 ओवर R1। ठीक है, V1 माइनस V2 ओवर R1 जो है ना वो आपके पास यहाँ पे करंट जो है इधर से फ़्लो कर रहा है, इधर से इधर क्या करंट फ़्लो कर रहा है उसको हम कहेंगे जी इस नोड पे क्या वोल्टेज है, इस पे क्या है, ये V2 है, ये ज़ीरो है, तो ये हमारे पास V2 ओवर R2 हो गया। ये अगर R2 है तो हमारे पास ये वाला करंट जो है इधर से फ्लो कर रहा है। तो अब हमने जो है पूरे सर्किट के वेरिएबल्स जितने भी बन रहे थे करंट और वोल्टेज, उनको सेपरेट लेने की बजाय हम एक ही चीज़ के अंदर ले लेंगे। फ़िलहाल इसमें वोल्टेज सोर्सेज को नहीं कंसिडर करेंगे और वो अगला जो हमारे पास लेक्चर होगा उसके अंदर हम उस साइड पे भी आ जाएंगे। अब नोडल एनालिसिस को परफॉर्म करने का जो मेन तरीकाकार है वो ये है कि हमने जो है हर नोड के ऊपर वोल्टेज को हमने जो है एवेल्यूएट करना है, और अगर सर्किट के अंदर n नंबर ऑफ नोड्स हैं विदाउट वोल्टेज सोर्सेज, तो हम नोडल एनालिसिस के लिए क्या करेंगे, पहली चीज़ ये है कि किसी एक नोड को हम सिलेक्ट करके कह देंगे कि जी ये रेफरेंस या ग्राउंड नोड है। ठीक है, जैसे अब ये बेहतर है कि एग्जांपल के साथ हम, ये कोई एक सर्किट इस तरह का था, हमने इसको सिलेक्ट करके कह दिया कि ये रेफरेंस या ग्राउंड नोड है। ठीक है, यहाँ मल्टीपल एलिमेंट्स लगे हुए थे। फिर हमने क्या किया, हमने KCL अप्लाई किया। अच्छा, हमने ग्राउंड एक को कर दिया और बाकी तमाम नोड्स को लेबल कर दिया विद 1 टू n-1। nth नोड हमने यूज़ कर लिया था, तो इधर 1 2
3 नोड्स थे, तो एक को यूज़ कर लिया तो रिमेनिंग 1 और 2 को आपने लेबल कर दिया, इसको 0 आपने कह दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपने KCL अप्लाई करना है हर नोड के ऊपर सिवाय रेफरेंस नोड के, और ओहम्स लॉ इस्तेमाल करते हुए जो ब्रांच करंट है उनको नोड वोल्टेजेस की टर्म्स में लिख देना है। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगा कि जी यहाँ पे लेट से ये वाला केस आ गया, ये 0 है, V1 है, ये V2 वोल्टेज है, तो मैं इधर से करूँगा कि जी जो ये करंट है ये V1 ओवर R1 है, ये करंट I2 पहले ही लेबल्ड है, ये करंट I1 पहले ही लेबल्ड है, ये वाला करंट हो जाएगा मेरे पास V1 माइनस V2 बाय R2। और तो यहाँ पे इस तरीके से करके मैं जो है KCL अप्लाई करूँगा तो मुझे पता चलेगा तमाम करंट्स जो टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं I1 इज़ इक्वल टू ये और ये। इसमें I2 को जो है मैं वहाँ पे लिख दूँगा I1 इज़ इक्वल टू I2 प्लस ये किसके बराबर था, V1 माइनस V2 ओवर R2 प्लस ये किसके बराबर है, V1 ओवर R1। ठीक है, तो यह इस तरह से करके जो है ना सारे बाकी वेरिएबल ख़त्म हो गए। करंट और सर कहीं पे नहीं लिखा होगा, ये I1 I2 आपको अननोन थे। ये जो कैपिटल I है ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है, यहाँ पे 5 नंबर लिखा होगा, यहाँ पे 6 या जो भी है नंबर लिखा होगा। तो एक्चुअल जो वेरिएबल हैं बस V1 और V2 आपके पास इस इक्वेशन में रह जाएंगे। ठीक है, सेकंड आप इसी तरीके से इस नोड पे लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास टुवर्ड्स द नोड आ रहा है I2 प्लस ये क्या था, V1 माइनस V2 बाई R2, V1 माइनस V2 बाय R2, और अवे जो मूव कर रहे हैं आपके पास वो है V2 ओवर R3, V2 ओवर R3। तो ये आपके पास सेकंड रिलेशन आ गया। तो अब दो इक्वेशंस यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी V1 और V2 की टर्म्स के अंदर, जिनको आप सिंप्लीफाई करके फिर आगे सॉल्व करेंगे, V1 निकाल लेंगे, V2 निकाल लेंगे, और फिर तमाम करंट्स उसकी टर्म्स में आप निकाल सकते हैं। तो KCL को ही इधर मतलब कि अप्लाई करके सारा कुछ सॉल्व किया जा रहा है। लेकिन चीज़ क्या है कि बजाय इसके कि हर एलिमेंट्स के ऊपर आप वो है इतनी तवज्जो दे के ना देखें कि एलिमेंट पे क्या होगा, हम खाली नोड्स की वोल्टेज की टर्म्स में हर चीज़ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं और फिर वहाँ से उसको सॉल्व कर लेते हैं, जिससे काम हमारा आसान हो जाता है। तो वही यहाँ पे कहा है कि जी ब्रांच करंट्स को जो है उसके टर्म्स में निकाल के हम कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं जो रिजल्टिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस आई थी, और अननोन जो नोड वोल्टेजेस हैं वो हमने एवेल्यूएट कर लिए। तो इसी तरीके से है जो रेफरेंस नोड या ग्राउंड है वो आपके पास आमतौर पे ना मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़ होते हैं कि जी ये जो है चेसिस ग्राउंड के ऊपर कोई अगर पोर्टेबल इक्विपमेंट है और उसकी बॉडी के साथ जो ग्राउंडिंग अगर की गई है या इक्विपमेंट की है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये बाकी अर्थ ग्राउंड को या सॉलिड जो है एक्चुअल ग्राउंड को जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग जो हैं इधर सिर्फ और सिर्फ ये वाला सिंबल जो है यूज़ करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको बता दिया था कि जी ये एक सर्किट है, उसमें पहला काम क्या करना है, आपने नोड्स को लेबल कर दिया, वोल्टेजेस V1 है, V2 है, जो भी है वो क्वेश्चन में तो आपको नहीं बताया जाएगा कि जी क्या नोड पे वोल्टेज निकालें। क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि जी आप इन एलिमेंट्स के क्रॉस निकालें। लेट से ये प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करना है, आपने कहना है कि जी ये इसके क्रॉस है, तो ये जो नोड है ये V1 वोल्टेज हो गई। ठीक है, और फिर इसको भूल जाए, यहाँ पे कुछ लेबल ना करें। ये वाला जो है आपको पता चला कि जी ये V2 होगी, और इसको यहाँ से भूल जाएं, और फिर आप जो है यहाँ पे लगाने लग जाएं वही लास्ट जो मैंने अभी लगा के आपको बताया था। ठीक है, तो हम इसी तरीके से करते हैं, ये हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है, उसमें स्मॉल I1 स्मॉल I2 को जो और स्मॉल I3 को हम इन टर्म्स ऑफ नोडल वोल्टेजेस हम एक्सप्लेन कर देते हैं। करंट फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल इन अ रेजिस्टर्स, thereby I is equal to V higher minus V lower by R। ठीक है, कि ये लट से हमने कहा हायर है, ये लोअर है, तो हमने उसको कर दिया। अच्छा जी, नोट दैट द प्रिंसिपल इज इन एग्रीमेंट विद द वे वी, जिस तरह से हम रजिस्टर्स को पहले करते थे उसी के हिसाब से सारा कुछ चल रहा है।
तो यहाँ पे इसने मैंने डायरेक्ट कर दिया था, तो ये यहाँ पे कह रहा है कि जी I1 हमारे पास जो है ना, ये स्मॉल वाला ये हमारे पास बराबर होगा V1 माइनस 0/R1। उसके बाद जो सेकंड है I2 जो हमने निकालना है वो होगा V1 माइनस V2/R2। उसके बाद I3 क्या होगा, I3 होगा जी V2 माइनस 0/R3। जो ग्राउंड नोड है, रेफरेंस नोड है, उसको आपने 0 वोल्ट पोटेंशियल कह देना है। और इक्विवेलेंटली आप अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये V1/R1 जो आया था, इसको आप कह सकते हैं कि जी ये फर्स्ट एलिमेंट की कंडक्टेंस है, ये 1/R2 सेकंड एलिमेंट की कंडक्टेंस है, 1/R3 आपके पास जो है ये थर्ड एलिमेंट की कंडक्टेंस है। या अल्टरनेटिवली उसी तरह भी रख सकते हैं। इसी को रिज़ल्ट को आपने उस इक्वेशन में प्लेस किया तो ये आपके पास आ गए। मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया था स्टार्ट में, ठीक है। ये वाले रिलेशन आ गए आपके पास। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स सारों को एक साइड पे रखते हैं और जो कांस्टेंट्स हैं उनको अगली साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये G1 V1 हो गया प्लस G2 V1 माइनस V2 हो गया, और इस तरह करके है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो I1 माइनस I2 हमारे पास ये अगली साइड पे आ गया एलिमेंट। इस केस में हमारे पास I2 जो है इटसेल्फ वो अगली साइड पे आ गया। V1 के साथ अगर जो हमारे पास वेरिएबल है ना, अगर मैट्रिसेस की फॉर्म में, तो V1 एक वेरिएबल है, V2 अगला है। V1 के केस में G1 प्लस G2 है, ये इधर हमने लिख दिया, और V2 के केस में माइनस G2 है, वो इधर लिख दिया। फिर इस केस में हम आते हैं, याद रहे कि ये वाला हिस्सा हम अगली तरफ को ले गए हुए हैं, तो V1 के केस में माइनस G2 आ जाएगा, यहाँ पे है। और V2 के केस में ये अगली तरफ को जाता है तो ये हो जाएगा G2 प्लस G3, ये हो गया। तो मैट्रिसेस की फॉर्म में हमने आपने लीनियर अलजेब्रा वगैरह पहले पढ़ा हुआ है, तो उसके तहत हमारे पास ये वाली मैट्रिसेस बन गई। तो अब इस मैट्रिक्स का हमने सॉल्यूशन निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे। इस मैट्रिक्स लेट्स से इस मैट्रिक्स को मैं G कह देता हूँ, इसको मैं V वेक्टर कह देता हूँ, और इसको मैं I वेक्टर कह देता हूँ, ठीक है। तो G टाइम्स V इज इक्वल टू I। तो V वेक्टर किसके बराबर होगा, वो हमारे पास होगा G इनवर्स I। याद रखना है आपने कि ये लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड सेंसिटिव होता है। तो अगर लेफ़्ट हैंड के ऊपर आपने बेसिकली किया है कि जी इसकी तरफ लेफ़्ट हैंड पे इन्वर्स लिया और इसकी लेफ़्ट हैंड पे इन्वर्स लिया, ये दोनों मिल के आइडेंटिटी बन गए। आइडेंटिटी मसलन आइडेंटिटी टाइम्स V हो गया, और अगली तरफ आपके पास G इनवर्स I आ गया। आइडेंटिटी को V से किया तो ये V ही रहा, टाइम्स G इनवर्स I। तो आपने बेसिकली इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेके इससे मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा वेक्टर आपके पास वो V1 और V2 आपको बता देगा, ठीक है। अगर मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर आप ये सारा जो है सॉल्व करने लगते हैं। तो अभी जो है टाइम रिलेटिवली काफ़ी हो गया है, लेकिन एक जो है सिंपल एग्जांपल हम पहली जो है इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है कि जी एक इस तरह का सर्किट है, और उसके अंदर हमें कहा गया है कि जी हम लगा के इसको जो है सॉल्व कर दें। तो यहाँ पे आपको देख के तो लगता है कि जी जैसे नोडल एनालिसिस इस्तेमाल करने का आपको कहा गया है, ठीक है। लेकिन KCL और KVL अगर इधर अप्लाई करें तो रिलेटिवली सिंपली हो सकता है, लेकिन याद रखें कि ये आपको सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना सिखा रहा है। जिस केस के अंदर आपके पास अगर 10 नोड्स होंगे या बहुत कॉम्प्लेक्स भी कोई रिलेशन आ जाता है, तो आप वहाँ पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या 3 नोड्स हो जाएंगे तो ये दूसरे तरीके से सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, 4 नोड्स पे तो नियर इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन मैट्रिसेस के मेथड आपको सिस्टमेटिक तरीका आपको बताएगा कि जी इक्वेशंस को कैसे आपने निकालना है। तो नोडल एनालिसिस इन जनरल जो है वहाँ पे बेहतर होता है। तो क्विकली इसको करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि जी 2 नोड्स इधर आ रहे हैं, इसको ग्राउंड कर दिया हमने, ये V1 हो गया, ये हमारे पास V2 हो गया।
तो इधर जो है हमने KCL अगर लगाना है, लेट से मैं कह देता हूँ कि जी ये इधर को जाएगा, ये इस तरफ को जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, करंट्स की डायरेक्शन के हिसाब से जो भी है वो लेबल आप कर दें। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी, इधर हम लगाते हैं तो वो हमारे पास आएगा जी 5 एम्पेयर इज़ इक्वल टू V1/2, और ये कितना हो जाएगा, प्लस V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय V1 - V2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसको जी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ना ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 20 इज़ इक्वल टू 2V1 प्लस V1 माइनस V2, ये 3V1 हो गया, इधर कहीं यहाँ पे 3V1 ये हो गया, माइनस V2 ये है, और इज़ इक्वल टू 20, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पे जो है दूसरे नोड के ऊपर हम लगाते हैं रिलेशन, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आता है, टूवर्ड्स एंड अवे के हिसाब से हमने देखना। टूवर्ड्स हमारे पास आ रहा है V1 माइनस V2 ओवर 4, ये वाला करंट, प्लस 10 इज इक्वल टू ये करंट 5 प्लस ये करंट V2 ओवर 6। ठीक है, तो इसमें ये V2 वाली टर्म अगली तरफ ले जाते हैं, बल्कि ये वाली टर्म्स इधर ले आते हैं, ये 5 उधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास रह गया 5 इधर है। ठीक है, इधर को हम जाते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे कहीं निकला हुआ है 5 आ गया, अगली तरफ हो गया जी V2 ओवर 6 माइनस V1 ओवर 4 प्लस V2 ओवर 4। इस सारे को हम ऐसे करते हैं 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करने के ऊपर हमारे पास ये रह जाएगा 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60। V2 इंटू यहाँ पे 12 से हम करते हैं ये 2V2 हो जाएगा, इसको हम करते हैं तो ये 3 आ जाएगा इन सारों के साथ। ठीक है, माइनस 3V1 प्लस 3V2, तो ये टोटल करके सॉल्व करते हैं, हमारे पास माइनस 3V1 प्लस 5V2 इज इक्वल टू 60, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने सिंपली जो है इन सारों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके रिज़ल्ट निकालना है। तो इसको मैं जो है हम कैसे कर सकते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि जी इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा कि ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, यहाँ पे आ गया जी 4V2 इज़ इक्वल टू 80 और V2 की वैल्यू 20 वोल्ट्स आ गई। तो V2 20 वोल्ट आ गया, तो ये करंट भी आप निकाल सकते हैं, ये हो गया 20/6, ये करंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि जब V2 की वैल्यू आ गई तो आप जो है यहाँ पे 20 वोल्ट्स प्लेस कर सकते हैं V1 निकालने के लिए। तो 3V1 इज़ इक्वल टू, ये -20 था, अगली तरफ जाके +20 हो गया, इज़ इक्वल टू 40, और ये V1 ही है, V1 इज़ इक्वल टू 40/3, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 40/3 13.33 वोल्ट्स आपके पास आ गया। तो इस तरीके से हमने जो है बड़ा डायरेक्टली सॉल्व करने के साथ जो है हमने नोड्स के ऊपर वोल्टेज निकाली, जिसके बेसिस के ऊपर आप बाकी ये सारे के सारे करंट्स को आप एवेल्यूएट कर सकते हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट ये वाला करंट है V1 माइनस V2। अब V1 हमारे पास है 13.33, V2 हमारे पास है 20 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये 40/3 अगर हम कर लेना, इसको यूँ लिख सकते हैं हम, 40/3 था, 23 ज़र 60, 40
-60/3 और ये 4 हो रहा है, बेसिकली डिवाइडेड बाय 12 आ जाता है। 12 हो गया तो ये क्या हुआ जी, -20/12। ये किसके बराबर आता है, इसको 4 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है -5/3। ठीक है, तो हमें पता चला कि जी हमने ये करंट की डायरेक्शन ली थी, लेकिन एक्चुअली करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमें खुद ब खुद ये पूरा सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं एंड पे हर एक चीज़ की करेक्ट डायरेक्शन आ जाएगी। तो टाइम अभी काफ़ी हो गया है, तो इससे आगे और भी मेथड्स थे, वो मैं अभी नहीं करवाता, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं।